हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 3 मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। पीछे हम लगभग 4 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं इसके पेपर सॉल्विंग के, और इसके अंदर चारों पार्ट्स के अंदर हमने फिलहाल 1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर लिए फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कवर किए हैं, और थर्ड के अंदर हमने ओवरऑल थर्ड और फोर्थ दो में हमने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद ये हमारे पास सेक्शन 4 आता है इसका, जिसमें 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट करने हैं, और ओवरऑल ये 6 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आज हम इन 6 में से लगभग कोशिश करते हैं 3 क्वेश्चन को पूरा करेंगे, और 3 को हम नेक्स्ट अगली वीडियोस में लेके आएंगे, ठीक है, एक और पार्ट में, तो सारे एक में हो नहीं पाएंगे, काफी लेंथी हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। 32वां क्वेश्चन हमारे पास है कि एक रेलगाड़ी है, यानी कि ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग a distance of 480 km at a uniform speed if the speed had been 8 km less than it would have to taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. यानी देखो ओवरऑल क्या है, कह रहा है, ये बहुत सिंपल सी बात है। हिंदी भी पढ़ सकते हो आप, इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, दोनों के लिए हो जाएगा मेरे पास, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। तो अपने पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, वो एक समान गति से चल रही है, कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रखी गई है, और उसे एक डिस्टेंस कवर करना है 480 किलोमीटर का, ठीक है। अगर दूरी करने में कुछ तो समय लेगी ना वो, क्योंकि एक दूरी है और एक स्पीड है, उसकी टाइम लेगी वो। उसके बाद ये कहता है यदि उसकी चाल को हम क्या कर देते हैं, उसकी जो स्पीड है उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कम कर देते हैं। देन वो कहता है कि दोनों के जो अंतर आता है ना गैप में, वो 3 घंटे का आता है। उसको जो टाइम ट्रेवलिंग में जो फर्क पड़ता है वो 3 घंटे का फर्क पड़ जाता है। तो कहते हैं कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, उसकी गति कितनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, चैप्टर 4 का क्वेश्चन बनता है ये हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब तो करना क्या होगा आपको, यहाँ पर हमारे पास है रेलगाड़ी की स्पीड के लिए बात की गई है, तो सबसे पहले हम उसकी स्पीड कंसीडर कर लेंगे। तो हम कर लेंगे कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर हावर, देखिए वो x किलोमीटर की स्पीड से क्या कर रही है, ट्रेन हमारी मूव कर रही है। अगर x किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन मूव कर रही है, अच्छा उसने एक फिक्स डिस्टेंस बोला ना, 780 किलोमीटर का डिस्टेंस बोला उसने, तो हम यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन। ट्रेन के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, 480 किलोमीटर की दूरी ट्रेन क्या कर रही है, कवर करके चल रही है, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, x है। उसके बाद उसने एक चीज बोली थी कि उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दिया जाए, यानी कि द न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, x-8 किलोमीटर पर हावर, कितनी होगी, x-8 किलोमीटर पर हावर। तो कहता है जब उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देते हैं तो उनकी टाइमिंग में फर्क आ जाता है। कितना फर्क आता है हमारे पास, टोटल 3 घंटे का। अब यहां पर एक लॉजिकल चीज शुरू होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो मैं चीज बनाने वाला हूं वो चीज कैसे बनी, क्या है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा तुम्हें। तो यहां पर फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल में बोला कि 3 घंटे का फर्क पड़ जाता है दोनों के स्पीड गए, सॉरी स्पीड चेंज होने की वजह से जो टाइम ट्रेवलिंग जो बनती है, टाइमिंग बनती है ट्रेवलिंग में, उसमें 3 घंटे का अंतर आ रहा है। तो आप लोगों को एक चीज मालूम है क्या, टाइम किसके बराबर होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के बराबर होता है। टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको ये मालूम है कोई भी चीज हम लेते हैं तो लेफ्ट के अंदर अगर मीटर में कोई चीज रखी है तो साइड में भी मीटर में ही रहेगा, अगर टाइम रखा है तो हमारे टाइम में ही रहेगा। तो इधर अगर टाइमिंग है तो इस साइड भी क्या रहना चाहिए, टाइम। और इधर का टाइम बनाने के लिए हम देखो ये पता आपको, जैसे स्पीड कम होगी, जैसे स्पीड आपकी कम होगी, आपको टाइमिंग क्या लगेगी, ज्यादा, नहीं ये टाइम ज्यादा लेगा, ये टाइम क्या लेगा, कम लेगा। तो हम वही कर लेते हैं फिलहाल, इसका टाइम निकालते हैं। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 480 अपॉन में कितना आ गया, x-8, नेगेटिव लेंगे हम, क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस दे रखा है। दूसरी हमारे पास स्पीड ये है तो उसके अकॉर्डिंग आया 480 अपॉन में x, ये टाइम लेगा। ये तो अलग अलग स्पीड में हमने अलग अलग टाइम निकाला, टाइम कैलकुलेट करें, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स, 3 घंटे का फर्क है। तो हम इसी के बारे में सोल्व करेंगे, और इससे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, उसको सोल्व करके हम ट्रेन की जो स्पीड है एक्चुअल में वो कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करना है हमें, 480 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, देखो दोनों में कॉमन है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 अपॉन में हुआ x-8, माइनस में 1 अपॉन x,
और इक्वल टू कितना हुआ 3, तो 3 घंटे की बात है। ठीक है, वो वैसे ले लिया तुम्हें समझाने के लिए, ऐसे हटा देंगे हम वहां से। अब हमारे पास क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, 480 जो इधर लिखा हुआ है, ये 480 मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड में भी आ सकता है। चलो आप इधर ले जाते हैं इसको। तो यहां से हम एलसीएम ले लेंगे इसके अंदर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, x माइनस 8 अपॉन में क्या होगा, x माइनस 8 इंटू में x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 480। मैं इसके लिए यहाँ इसलिए ले गया क्योंकि वो 3 से कैंसिल हो रहा है, तो वो चीज़ हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसे मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास भैया ओपन करूंगा तो x माइनस में x प्लस 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन 3 की टेबल में कट रहा है कितने पे 160। अच्छा x से x कैंसिल हो गया ना। अब तक हमने किया क्या है, बहुत सिंपल सी चीज किया है। हमारे पास ये चीज दे रखी थी कि उसने एक डिस्टेंस कवर किया है, दोनों की स्पीड हमारे पास बना ली हमने, क्योंकि स्पीड एक तो x मान ली, दूसरी कहता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कब होगी, तो हमने उसके अकॉर्डिंग कंसीडर किया। फिर वो क्या कहता है कि प्रश्न अनुसार उसकी बात बनती है कि 3 घंटे गैप आ रहा है उनके ट्रेवलिंग में, 3 घंटे का जो गैप आ रहा है वो हमने टाइमिंग निकाल ली। टाइमिंग निकाल के हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास एक यहां तक पहुंच। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 16 8 कितना हो जाएगा भाई, 128। अच्छा इधर कितना चला जाएगा, ये हो गया x माइनस 8 इंटू में x, तो फाइनली कितना आया 1280 बराबर ये हुआ x स्क्वायर माइनस 8x। यानी कि यहां से हमें क्या मिल गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। अब जो क्वाड्रेटिक हमें मिली है, इस क्वाड्रेटिक को हम सोल्व करेंगे, चाहे फैक्टराइजेशन आता फैक्टराइजेशन लगाओ, अदरवाइज आप डी निकालो, और डी निकालने के बाद में हमने क्या निकालना है, सिर्फ अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करना है, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब डी निकालने का सूत्र क्या होता है ये आपको पता होगा, डी का होता है हमारे पास बी की 2 माइनस 4ac, और अल्फा बीटा कैलकुलेट करने का सूत्र क्या हमारे पास, माइनस बी प्लस वर्गमूल डी बाई 2a। ये हो गया माइनस बी माइनस वर्गमूल डी बाई 2a। इनको हम कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, फाइनली हमें 2 वैल्यू निकलेगी, एक अल्फा निकलेगा एक बीटा निकलेगा। अब आपके पास रिजल्ट बता दूं आपको कि अल्फा और बीटा दोनों में एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, वाई, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, स्पीड को हमेशा कैलकुलेशन में क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। स्पीड जो नेगेटिव वाली होगी ना उसको हम लीव कर देंगे, पॉजिटिव वाली स्पीड हमारे पास क्या होगी फाइनली आंसर के रूप में आ जाएगी। तो ये कैलकुलेशन आपने सेल्फ करके देखनी है कुछ भी नहीं है, अगेन रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा और दोबारा से, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम नहीं है हमारे पास। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ था, डिस्टेंस के बाद हमने क्या किया, स्पीड लेट की, और उसने बोला कि स्पीड में चेंज हो गया कितना, 8 किलोमीटर कम कर देगी, तो हमने 8 माइनस कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 घंटे का गैप आ रहा है, 3 घंटे हमने लिए और ये टाइमिंग बनाई, और टाइमिंग होती क्या है, डिस्टेंस फॉर स्पीड। नाउ एक्सप्लेन किया हमने, सिंपल वैल्यू पुट की, 480 को हम इधर 3 के डिवाइड में लिया है, जो कटता है वो काट दिया, और उधर से x कैंसिल हो गया, जो बचा उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की और एक क्वाड्रेटिक आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक का आप सभी को आता है, देखो 10वीं एग्जाम दे रहे हो, एट फाइनल टर्म पे हो आप बिल्कुल, क्योंकि अब आपके पास टाइम इतना ही बचा है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको डी और अल्फा बीटा निकालना 4th चैप्टर में सीखा है, तो वो चीज आपने निकालनी है, और कैलकुलेट करके आपके 2 डिस्टेंस आएंगे, एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव। नेगेटिव को हम लीव कर देंगे, क्योंकि कभी भी सॉरी 2 वैल्यू आएगी स्पीड की, तो नेगेटिव हम छोड़ देंगे, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे हम, बाकी रिजेक्ट कर देंगे। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके बाद में ये आपने कैलकुलेट करना है सेल्फ, और इसको ट्राई करना है। इसके बाद में आता है हमारे पास 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांक, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब क्रमागत घनात्मक पूर्णांक यानी कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, ऐसे 2 नंबर जो प्लस के भी हो, घनात्मक मतलब पॉजिटिव मतलब प्लस के, और कर्मागत होने का मतलब है, जो कंजुगेटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, जैसे 3 के बाद 4 आता है, 5 के बाद 6 आता है। तो जब भी आपके पास इस तरह की संख्या आए, 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांक या 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा कोई भी शब्द आपके पास यूज करे, तो आपने बड़े प्यार से लेट करना है उसको। क्या लेट करोगे कि लेट 2 पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर्स इक्वल टू, हम क्या मान के चलेंगे हमेशा,
एक को हम मानेंगे x और दूसरे को मानेंगे x+1। ऑलवेज यही कंसीडर करना है विद दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। आप कैसे कंसीडर करेंगे, एक x मानेंगे दूसरा x+1, क्योंकि उनमें एक का ही गैप होता है, तो हमेशा यही मान के चलेंगे आप। तो इसने बोला कि दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है, 306 द प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बात बनती है कि दोनों की प्रोडक्ट कह रहा है कि x की मल्टीप्लाई x+1 के साथ करें तो कितनी आती है, 306। ये क्वेश्चन में बोला है कि टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर जिनकी प्रोडक्ट कितनी है, 306 है। हमें इंटीजर बताने क्या होंगे, तो हमने क्या करना है, इसकी क्वाड्रेटिक बनानी है, x² + x - 306। ये हमारा क्वाड्रेटिक। अब वही सेम घिसी बात आ गई, क्योंकि उसी के अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, तो चैप्टर 4 का अथवा में क्वेश्चन बना रखा है। तो 99% चांस है कि आपको 4th चैप्टर का क्वेश्चन मिल जाए, 5 मार्क्स के अंदर भी मिल सकता है, अदरवाइज 4 मार्क्स में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इसका वही आपने डी कैलकुलेट करना है, d/2 - 4ac, एंड देन आपने क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा बीटा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बोला कि आपने अल्फा बीटा निकालना है और डी निकालना है। यहाँ से भी आपके पास क्या होगा, दो तरह के आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को हम रिजेक्ट कर देंगे, वाई, क्योंकि इसने बोला है हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, इसलिए नेगेटिव को हम रिजेक्ट करेंगे। हम सिर्फ कौन सा नंबर लेके चलेंगे, पॉजिटिव वाला। चलो एक हम कर लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी एक्सपीरियंस हो जाए पीछे वाले की तरह, क्या चीज करनी है आपने। चलो यहाँ से डी की वैल्यू रखो, डी कितना है आपका, 1 है। अच्छा 4a कितना है, a भी 1 है, c कितना है, -306 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, गुना करोगे तो आपको कितना आ गया, ये हो गया आपके पास 1225। डी निकालना बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं, b/2 - 4ac में वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन हो जाएगी। अल्फा बीटा हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था, -b प्लस वर्गमूल d बाई 2a, और इधर क्या था, -b माइनस वर्गमूल d बाई 2, वही बीसीबीटी चीजें है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, -b, b कितना था हमारे पास, b की कैलकुलेशन थी 1, ओके, b को हम रख देंगे प्लस, कोशिश करें इनको वर्गमूल को जो भी वैल्यू पुट करोगे आप उसको ब्रैकेट में रखना ताकि वो गलती ना बने। ये हुआ 1225 अपॉन में 2a, a कितना है 1, तो यहाँ पर भी हुआ -b माइनस वर्गमूल d 1225 अपॉन में कितना आएगा 2a, a कितना है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, ये हुआ -1 प्लस में 1225 का अगर रूट किया जाए वो कितना आता है आपका 35। तो यहाँ से कितना हुआ, -1 - 35। अब ये देखो नेचुरल सी बात है ना, एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई और एक वैल्यू क्या आ गई आपकी नेगेटिव आ गई, तो ये कितना आया 17। तो आपके पास ये कितना आया, -36 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आया -18। तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। क्यों कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि हमारे पास जो नंबर मांगे गए हैं वो पॉजिटिव नंबर मांगे गए। वैसे पिछले क्वेश्चन में स्पीड का होगा, ठीक है, वो भी हमारे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्रेजेंट हुई, तो यहाँ पर हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास एक नंबर क्या हुआ 17, तो दूसरा क्या होगा, एक ज्यादा ना 18, तो दे आर द टू पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या हो जाएंगे 17 एंड 18, दैट वाइल फाइनल आंसर। तो आपने ये क्वेश्चन इस टाइप से करना है, 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है, आपको दोनों में से कोई एक टाइप कर सकते हो, ठीक है, जोन सा भी आपको इजी लगे। ये वाली है हमारे पास एक थ्योरम, यानी कि चैप्टर 6 से ली गई है थ्योरम, और काफी बार ये पूछी जाती है हमारे पास थेल्स प्रमेय के रूप में भी हमारे पास ये पूछ लेते हैं, भाई प्रूव दैट द थेल्स प्रमेय, तो उसके अंदर आपको स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए। तो किस तरह से करनी है थेल्स प्रमेय को, कहती क्या है थेल्स प्रमेय, एक पहले तो मैं आपको यहीं पर पॉइंट समझा देता हूँ, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने क्या करना है। ये कहता है कि हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूव करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, कि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यानी कि a line draw the parallel to the one side of the triangle, कि कोई भी त्रिभुज है हमारे पास, ये ट्रायंगल ले ली, कि हमें एक साइड के पैरेलल में क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमने मान लो ये साइड ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई भी एक साइड, उसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल में कर दी भैया इसके बेस की, ठीक है, ट्रायंगल का नाम लिया मैंने ए बी सी, इसके पैरेलल में मैंने डी ई ड्रॉ कर दी। तो हमने क्या किया कि इसने जैसा बोला हम वैसा वैसा काम करते जाएंगे, कि ए लाइन ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ की, पैरेलल की है किसके, वन साइड, एक साइड के ऑफ द ट्रायंगल, वही बात ऊपर लिखी हुई है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, ठीक है। क्या करता है वो, अन्य दो भुजाओं को, बाकी दो कौन सी रहेगी, एक ये रहेगी एक ये रहेगी, ठीक है, द टू अदर टू साइड्स, बाकी दो साइडों को क्या करता है, डिवाइड इन द सेम रेशियो, समान अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है
जो इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल, तो हमारे पास जो इनका रेशियो बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये थ्योरम हमारे थेल्स में आती है, जो 6 चैप्टर की पहली थ्योरम है, और 90% चांस है कि आपके पास वहां पर अब तो शायद 3 ही थ्योरम रहेगी अपने सिलेबस की, वो तीनों में से कोई एक ना एक पूछ लेते हैं। चलो शुरू करते हैं हमारे पास कि थेल्स प्रमेय को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो अपने को करना क्या है, बिल्कुल सिंपल काम है। ये हमारे पास होगी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी सी। हमने एक लाइन ड्रॉ की जो पैरेलल है किसके, इसके बेस के, नाम दिया हमने डी ई। अब हमें गिवन क्या है, देखो हम जो कुछ चीजें लिखते हैं, जब भी हम कुछ प्रूव करते हैं ना तो कुछ बातें लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन यानी कि जो दिया हुआ है वो लिखा जाता है। दिया हुआ हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि डीई को हमने पैरेलल लेके चले हैं बीसी को। हमें ये गिवन है भाई, एक लाइन किसी एक साइड की क्या है, पैरेलल है, तो हमने लिया डीई पैरेलल टू बीसी। रिक्वायर्ड टू प्रूव यानी कि हमें क्या सिद्ध करना है, हिंदी वाले लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है। रिक्वायर्ड टू प्रूव, रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या करना है हमें कि समान रेशियो में डिवाइड करती है, यानी कि ए डी अपॉन में हमारे पास आएगा डीबी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन में हो जाएगा ई सी। हमें ये रिक्वायर्ड टू प्रूव है, कुछ ऐसा हमें सिद्ध करना है। अब ऐसा सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ रचना करेंगे। ये थोड़ा एक प्रकार से माइंड में सेट कर लो कि क्या चीज करनी है आपने। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। क्या रचना करने वाले हम रचना ये करेंगे सबसे पहले, क्योंकि त्रिभुज के लिए काम कर रहे हैं और डायरेक्ट देखो कोई चीज प्रूव नहीं होती, उसके लिए कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है। हमने यहाँ पर मॉडिफाई क्या किया, हमने पॉइंट ई से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। पॉइंट ई से लाइन जो ए बी है उस पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको नाम दे रहा हूं मैं एम। और डी से दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने इस पर ए सी पर, जिसको नाम दे रहा हूं मैं एन। तो हम ये बात लिखेंगे यहाँ पर कि ड्रॉ परपेंडिकुलर एम ई ऑन ए बी एंड परपेंडिकुलर डी एन ऑन ए सी। कि हमने क्या किया है, भुजा ए बी और ए सी पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं जिनका नाम क्या है, एम ई और डी एन। हमने ये सबसे पहले राइट कर देंगे। अब इसके लिए हम सॉल्यूशन कैसे करें, इसको प्रूफ कैसे करें, ठीक है। अब इसके प्रूफ के लिए हमारे पास जो कहानी बनती है वो क्या है, पूरी स्टोरी वो चीज जानने वाली है। एक बात और कर रहा हूं मैं, इनको आपस में ज्वाइन कर रहा हूं, इन दोनों को मैं आपस में क्या कर रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। अब हम क्या चलेंगे कि एक्चुअली इसके लिए हम एरिया का रेशियो लेके चलेंगे। एरिया किस किस का ले रहा हूं मैं ले रहा हूं एक तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल का, ए बी ई, अपॉन में ले रहा हूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी, ध्यान देना ये जो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं वो आपको ध्यान में रहनी भी जरूरी है, कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं, ए ई बी। मैंने दो ट्रायंगल लिया है, एक तो हमने लिया ए डी सी, सॉरी ए डी ई, ये ऊपर वाली ट्रायंगल, और एक लिया मैंने ए बी ई, ठीक है ना, ए ई बी, ये वाली ट्रायंगल लिया मैंने, ठीक है। ये दो ट्रायंगल स्पेशल देख रहा हूँ मैं, अलग से हाईलाइट भी कर देते हैं फिलहाल हमने कौन कौन सी ट्रायंगल ली है ताकि वो याद रहे। हमारे पास एक तो ये वाली ट्रायंगल आई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो ट्रायंगल आई है हमारे पास, ये वाली ट्रायंगल आई है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल मैंने लिए फिर। अब दोनों ट्रायंगल के अंदर खास बात क्या रहेगी, ये जो हमने दो, नहीं एक काम करते हैं, ये पूरे वाले नहीं लेते अपन, हम आधी ले लेते हैं। रुको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसमें आसान हो जाएगा हमारे लिए, वो हटा दिया। अच्छा हम ले लेते हैं यहाँ पर ट्रायंगल को चेंज कर रहे हैं, इजी रहेगा जो हमें प्रूव करना उसके हिसाब से। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर डी बी ई, ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, ठीक है।
मैं ये वाले ट्रायंगल ले रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे पास। अब देखो क्या करेंगे हम, ए डी ई दिखाई दे रही है हमें, ए डी ई जो हरे वाली ट्रायंगल है वो, हरे वाले ट्रायंगल के अंदर अगर मैं एरिया निकालने लगूँ तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हम वही लगाएंगे 1/2 बेस, इसका बेस कितना है, ए डी है सर, कितना है, ए डी इंटू हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, वो कितना है, एम ई। ये हो गया। ऐसे सिमिलरली हमारे पास नीचे आएगा डी बी ई, डी बी ई, इस ट्रायंगल के अंदर हाइट और बेस कितना है हमारे पास, वो देखो, इसका बेस है डीबी, बेस क्या ले रहा हूं 1/2, बेस के रूप में कौन ले रहा हूं मैं, डीबी, और इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, देखो जब भी हमारे पास ऑब्टयूज ट्रायंगल बनती है तो उसका जो है ना परपेंडिकुलर आउटसाइड होता है, तो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर वही रहेगा, एम ई, वही सेम रहेगा, परपेंडिकुलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से 1/2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, फिलहाल जो मेरे पास बचा है वो लिख देते हैं। इसके अंदर हमारे पास इरेज करने के बाद ये बचा कि ए डी अपॉन में बचा डीबी, ठीक है, दिस इज द वन, ये हमारे पास समीकरण 1 के रूप में काम कर जाएगी। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब दूसरे के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा और छोटा कर लो, सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बना के छोड़ दिया हमने। सेकंड हम क्या कर रहे हैं, एरिया हम ले रहे हैं किसका, ट्रायंगल वही सेम ले रहे हैं एक बार, ए डी ई, ऊपर की ट्रायंगल मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैं नीचे वाले बेस की ट्रायंगल को चेंज कर रहा हूं। बेस की ट्रायंगल में क्या ले रहा हूं, एरिया। अब जो मैं बेस में ट्रायंगल ले रहा हूं, रेड वाली को छोड़ रहा हूं, मैं ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूं, बेस की ये वाली ट्रायंगल उठा रहे हैं हम। इसका नाम क्या है, ट्रायंगल डी ई सी, ट्रायंगल क्या है, डी ई सी। अब इन दोनों में क्या बनेगा, ऊपर वाले के लिए हमारे पास हुआ वही सेम चीज आएगी, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट चेंज हो जाएगी। अब हाइट के रूप में कौन काम करा रहा हूँ, डीएन को, किसको काम करा रहा हूँ, डीएन, सॉरी बेस भी चेंज होगा फिर तो हाइट के साथ साथ, बेस हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई, बेस क्या आ जाएगा, ए ई। अच्छा नीचे वाले में कौन आएगा फिर, 1/2 बेस कौन आएगा, नीचे वाले ट्रायंगल का बेस हो जाएगा ईसी, और हाइट के रूप में वही सेम रहेगा डी एन। अब जब सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बचा क्या आपका, ए ई अपॉन में ई सी, ये हुई 2। अब हमारे दो समीकरण तो बना लिए, अब एक और बनाएंगे, इसमें 3 चीजें बनती है। तीसरी समीकरण क्या बननी है वो ध्यान दो, बहुत जरूरी है। तीसरे के अंदर मैं कह रहा हूं, आपने अगर 9th क्लास में थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ा हो तो जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है, जब भी दो पैरेलल लाइन होती है, इन पैरेलल लाइन पे कॉमन बेस के साथ जो भी ट्रायंगल बनती है, किसके साथ, कॉमन बेस के साथ, सॉरी जो भी ट्रायंगल आप बनाते हो एक बेस सेम रहेगा, तो वहां पर हमेशा एरिया बराबर होता है, बेस सेम होती है। तो यहां पर फिलहाल हमारे पास क्या बन रहा है, देखो ध्यान दो, हमारे पास बेस के रूप में हो गया ये कौन हो, डीई, और डीई पर एक ट्रायंगल तो ये बन रही है, और इसी बेस पर ये ट्रायंगल बन रही है, और बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, तो दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एज कि एरिया ऑफ डी बी ई इक्वल है एरिया ऑफ डी ई सी, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, बराबर। इसको नाम देंगे हम 3 का, एक लाइन ले देंगे बीच के अंदर, जस्ट 1 मिनट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अभी से एक बार बाकी से कर लो, उसके बाद कर देता हूँ, ठीक है, बस 5-1 मिनट। अब यहाँ पर बीच में एक लाइन लिखेंगे हम, बीच में लाइन क्या डालेंगे वो देखोगे, हम लिखेंगे कि एज वी नो दैट एरिया ऑफ two triangles lies between two parallel lines with common base has
इक्वल एरिया। हम क्या लिखेंगे कि दो ट्रायंगल विद द बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस के बीच में विद द कॉमन बेस, एक बेस हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ये 9th क्लास का टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटी सी बात है, बस ये लाइन याद रखनी है तुम्हें, और लाइन के हिसाब से दोनों ट्रायंगल इक्वल हो। अब हम देख रहे हैं 1 2 3 बाय यूजिंग 1 2 3, क्या लिखेंगे हम, बाय यूजिंग 1 2 3, हमने तीनों का यूज कर लेंगे, हम तीनों को एक साथ यूज करेंगे। तो ध्यान दो, ऊपर वाली ट्रायंगल सेम लिया हमने, नीचे वाली में चेंज लिया, जो चेंज लिया वो बराबर हो गए, तो ये लेफ्ट साइड क्या होगी, बराबर, तो राइट भी क्या होगी, बराबर। बाय यूजिंग 1 2 3 वी कैन से दैट कि AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इक्वल हो जाएगा हमारे पास AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC, यही हमें प्रूव करना था। तो फिलहाल दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन थ्योरम बहुत अच्छी है, थेल्स प्रमेय, डायरेक्ट थेल्स प्रमेय के नाम से भी आ सकती है और पूरा डिस्क्राइब करके भी पूछ सकता है आपसे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, तो इसके अंदर था कि हमें ट्रायंगल के अंदर क्या दे रखा था कि अगर कोई एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल ली जाए तो अदर जो टू साइड्स है उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, हमें ये प्रूव करना था, और वही हमने प्रूव किया, ये इक्वल रेशियो, और यही हमारे पास आया। देयर आर द 3 सिमिलर स्टेप्स, 3 स्टेप्स हमें अप्लाई करनी है। किस तरह से अप्लाई करनी है, पहले हमने एक एरिया निकालना है, किस किस का निकालना है, अपर ट्रायंगल लेनी है और ये वाली ट्रायंगल लेनी है, राइट। देन हमें दोबारा एरिया निकालना है अपर ट्रायंगल के साथ इस ट्रायंगल का, हो गए दो। तीसरा हमने ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल दिखाना है बाय यूजिंग एक स्टेटमेंट है सिर्फ 9th क्लास की, जो मैंने आपको लिख के दे दी है कि वी नो दैट द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स lies between the two parallel lines with the common base as the equal area। इस लाइन का यूज कर लेंगे हम, और देन तीनों इक्वेशन का पैरेलल यूज करेंगे, हमारे पास कहानी क्या हो जाएगी, सॉल्व। सामने वाले को हमें इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सामने वाला खुद समझ सकता है कि इसने क्या यूज किया है। तो ये थी हमारे पास थेल्स प्रमेय, जो आप लोगों को आनी चाहिए। आई थिंक मैं मानता हूँ कि हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए, क्योंकि 99% चांस है कि आपको किसी ना किसी कोड में ये थ्योरम मिल सकते हैं। तो आज के थे हमारे पास ये, और अगले वीडियोस के अंदर जो नेक्स्ट वाली वीडियो है उसके अंदर हम इसके बाकी के 3 क्वेश्चन ले जाते हैं, वो लेके आएंगे। और 3 क्वेश्चन में एक तो 13 चैप्टर का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान सा है, और ये भी हमारा 13 चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, और ये हमारे पास इसका निकालना है, हमें मीडियन निकालना है। बस ये 3 क्वेश्चन बाकी रहेंगे, ये 3 क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।